आज हम पढ़ेंगे इकाई 9 आंतरिक व्यापार। आधुनिक विक्रेता यह जानता है कि उसे क्रेता को ढूंढना है, ना कि उसकी प्रतीक्षा करनी है। कहने का मतलब ये है, यदि कोई वस्तु क्रय करना चाहता है तो वह ढूंढते हुए स्वयं उस दुकान तक वह पहुंच जाएगा, मतलब विक्रेता के पास से उस वस्तु को क्रय कर लेगा। ठीक है। इस आंतरिक व्यापार से आशय देखेंगे। इसका आशय यह है कि यदि हम क्षेत्र के दृष्टिकोण से व्यापार को बांटेंगे तो व्यापार कितना भागों में बटेगा? व्यापार 2 भागों में बटेगा। ठीक है। पहला किसमें? देसी और दूसरा विदेशी। ठीक है। देसी व्यापार क्या है? जो एक राष्ट्र के अंदर ही व्यापार संपन्न होता है। और विदेशी व्यापार क्या है? जो एक राष्ट्र से दूसरे राष्ट्र के व्यापारियों के मध्य होता है। ठीक है। इसकी कुछ विशेषता ये है कि इस व्यापार में क्या रहता है, यदि आंतरिक व्यापार है, देसी व्यापार है, तो प्राप्ति, जो भी मुद्रा की प्राप्ति होगी वो क्या होगी? देसी, मतलब राष्ट्रीय मुद्रा। जैसे भारत में रुपये चलता है तो उसी मुद्रा में प्राप्त होगी। सामान्यता दूसरा क्या है? माल भेजने के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान में कोई भी प्रतिबंधित तय सीमा नहीं लगेगी। तीसरा क्या है? विभिन्न जो ट्रांसपोर्ट है, रेल, सड़क, हवाई जहाज, और इस माध्यम से क्या रहते हैं? उपलब्ध रहते हैं और उस माल को वहां सप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। अब इसके आगे क्या है? आंतरिक व्यापार के अंतर्गत थोक व्यापारी, फुटकर व्यापारी, दोनों प्रकार के व्यापारी होते हैं। ठीक है। थोक व्यापारी और फुटकर व्यापारी के अंतर्गत सिलेबस में फुटकर व्यापारी का विस्तार दिया गया है, जिसमें हम लोग फुटकर व्यापारी का आशय देखते हैं। फुटकर व्यापारी क्या है? फुटकर व्यापारी ऐसे व्यापारी है जो थोक व्यापारी से कभी कभी तथा उत्पादकों से विभिन्न वस्तुएं खरीदकर छोटी छोटी मात्रा में क्या करता है? वो उपभोक्ता को बेचता है। तात्पर्य यह है कि फुटकर व्यापारी थोड़ी सी मात्रा में वस्तुएं खरीदता है और थोड़ी सी मात्रा में उस वस्तु को बेचता है। ठीक है। अलग अलग भाषाओं में अलग अलग कहा गया है कि अंग्रेजी में से रिटेल ट्रेड कहते हैं। अर्थात री का अर्थ है पुनः या फिर से, और टेलर का अर्थ है क्या है? करना या छाटना, मतलब फिर से छाटना या फिर से उसको क्या कहना? करना। ठीक है। इस प्रकार रिटेलर का क्या हो? पुनः काटने या पुनः छाटने या बांटने वाले व्यापारी से है। फुटकर व्यापारी के अंतर्गत अब इसके आगे क्या है? ये है फुटकर व्यापारी के विभिन्न स्वरूप या प्रकार। ठीक है। फुटकर व्यापार एक विस्तृत शब्द है। इसके अंतर्गत क्या है? इसमें विभिन्न प्रकार की फुटकर दुकानें आती है। महत्वपूर्ण फुटकर दुकानें आती है। एक तो बड़े पैमाने पर हो गया, दूसरा क्या? भ्रमणशील दुकानें, और तीसरा क्या है? स्थायी दुकानें। ठीक है। इसमें बड़े पैमाने पर दिया है सभी का। हम लोग छोटा छोटा प्रारूप देख लेते हैं। पहला है विभागीय भंडार। विभागीय भंडार कहने का मतलब ये है, एक ऐसा भंडार जहां पर व्यापार का स्तर तो बड़ा हो, लेकिन एक छोटे से लेके एक बड़ा सामान, उस चीज से रिलेटेड पूरा सामान वहां प्राप्त होता हो। कहने का मतलब ये है, सभी विभाग एक ही संगठन के अंतर्गत क्या एक ही छत के नीचे पेन से लेकर के हवाई जहाज तक का सामान खरीद सकता है। ठीक है। प्रत्येक वस्तु सेवा के लिए अलग अलग विभाग तो बने होते हैं, लेकिन वो उस वस्तु को जो प्राप्ति है वो कहाँ हो जाता है? उस भंडार गृह में हो जाता है। ग्राहकों को सभी आवश्यकता की, जितनी भी आवश्यकता की वस्तु रहती है, वो आवश्यकता की वस्तु वहाँ पर्याप्त हो जाती है। तो इसलिए से क्या कहते हैं? पिन टू प्लेन शॉप कहते हैं। ठीक है। क्या कहते हैं? पिन टू प्लेन शॉप। ठीक है। अब दूसरा क्या है? श्रृंखलाबद्ध दुकानें। श्रृंखलाबद्ध दुकानें क्या है? इसका आशय देखते हैं। श्रृंखलाबद्ध या बहुसंख्य दुकानें वह से आशय उत्पादक व विनिर्माताओं द्वारा उसमें उत्पादित या विनिर्मित वस्तुओं को सीधे उपभोक्ताओं को विक्रय करना। कहने का मतलब ये है
यदि कोई उत्पादक क्या कर रहा है, उत्पादन कर रहा है वस्तु का, तो डायरेक्ट किसको देगा, क्रेता तक उस माल को पहुंचाएगा। ठीक है, इसमें क्या होता है, एक ही प्रकार की वस्तु का व्यापार होता है, स्वामित्व प्रबंधन का नियंत्रण भी क्या होता है, एक ही होता है। इस प्रकार क्या है, वस्तु का विनिर्माता भी होता है। ठीक है, जैसे क्या कह रहा है, बाटा शू कंपनी कलकत्ता का उदाहरण बहुसंख्यक दुकानों के लिए किया जा सकता है। इस प्रकार दुकानों में इंग्लैंड में बहुसंख्यक दुकानें एवं संयुक्त राज्य अमेरिका में क्या है, श्रृंखलाबद्ध कहते हैं। मतलब अलग अलग देशों में अलग अलग नाम से उसे क्या कहा जाता है, कहा जाता है, पुकारा जाता है। जैसे कि कहा ना, इंग्लैंड में बहुसंख्यक दुकानें, तो संयुक्त राज्य अमेरिका में क्या है, वो श्रृंखलाबद्ध दुकानें हैं। ठीक है, अब इसके आगे थर्ड पॉइंट देखते हैं हम लोग, डाक द्वारा व्यापार। डाक द्वारा व्यापार क्या है, इसका चलन तो अमेरिका से स्टार्ट हुआ है। इसमें क्या है, वस्तुओं को प्रचार प्रसार समाचार पत्रों के माध्यम से करते हैं, जिसमें आम जनता क्या करते हैं, समाचार पत्रों में विज्ञापन देखते हैं और माल को मंगाने का आदेश देते हैं। ठीक है, और इसमें क्या बोलते हैं, कभी कभी आदेश के साथ साथ अग्रिम राशि भेजने को भी विक्रेता कहता है। कहने का मतलब ये है कि जो हम वस्तु भेज रहे हैं उसका एक अमाउंट पे कर दो। कहने का मतलब एडवांस पेमेंट कर दो। ठीक है, क्रय आदेश प्राप्त होने पर विक्रेता माल को अच्छे से पैक कर डाक द्वारा ही क्रेता के पते पर भेजता है, और इस प्रेषण विधि को क्या कहते हैं, डाक द्वारा मूल्य का भुगतान कहते हैं। इस हिसाब से फिर क्या हो गया, डाक द्वारा व्यापार हो गया। सामान्य शब्दों में कहे तो कि विक्रेता जो रहता है अपने वस्तु को बेचने के लिए समाचार पत्रों में क्या करता है, विज्ञापन देता है। उस विज्ञापन को क्रेता देख के उस वस्तु को क्या करता है, मंगाता है, आदेश देता है कि, या ऑर्डर देता है कि हमें ये वस्तु चाहिए, जिससे क्या होता है, उसे विक्रेता द्वारा या तो एडवांस अमाउंट ले लिया जाता है या फिर उस वस्तु को भेज दिया जाता है, और डाक द्वारा ही उस वस्तु के मूल्य का क्या होता है, भुगतान कर दिया जाता है। चौथा पॉइंट है फ्रेंचाइज। यह एक विशिष्ट ढंग की जान पहचान वाला क्या है, विक्रय व्यवसाय है। फ्रेंचाइज का अर्थ क्या है, विशेषाधिकार से है। कहने का अर्थ है विशेष अधिकार उसको प्राप्त होना चाहिए, विशेष वर्ग या व्यक्ति को विशेष सुविधा, विशेष अधिकार, सम्मान प्रदान करना। कहने का अर्थ है विक्रय की एक विशिष्ट शैली जो समग्र एक जैसी हो, उसे फ्रेंचाइज कह सकते हैं। कहने का मतलब ये है, एक ही प्रकार की वस्तु एक विशेष अधिकार हो, उसे विशिष्ट सम्मान के तौर पर या विशिष्ट व्यक्ति को उस वस्तु को विक्रय करना क्या है, उसका फ्रेंचाइज कहलाता है। जैसे कॉफी हाउस में आइवा, बाटा, रेमंड, एयर इंडिया आदि ये क्या है, फ्रेंचाइज है। इसमें अनेक उत्पादन डीलर्स क्या फ्रेंचाइज किस्म के शोरूम प्रदान करता है। उसके बाद क्या है, सरकारी उपभोक्ता भंडार। वर्तमान में सरकारी उपभोक्ता स्टोर्स अत्यधिक लोकप्रिय हो रहे हैं। ये स्टोर्स पूर्णतः क्या है, सहकारिता के सिद्धांत पर संचालित होते हैं। सहकारी कहने का मतलब ये है कि उसे शासकीय रूप से भी चलाया जाता है और प्राइवेट रूप से भी चलाया जाता है। उसमें मतलब उसे सरकारी और अर्ध शासकीय को सहकारी कहते हैं। उसमें सरकारी भी शामिल रहता है और प्राइवेट वाले जो व्यवसायी रहते हैं वो भी शामिल रहते। इसमें क्या करते हैं, क्रय किसको करते, सीधा उत्पादक से करते तथा उपभोक्ताओं को बेचते हैं। ठीक है, उसके बाद देखते हैं अगला पॉइंट, सुपर बाजार या सुपर मार्केट। सुपर बाजार को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, सुपर मार्केट कहा जाता है। सुपर शब्द का अर्थ है विशेष और मार्केट का अर्थ क्या है, बाजार। अतः सुपर बाजार का अर्थ क्या है, विशेष बाजार से है। सुपर बाजार का
आशय किससे है? विशेष बाजार से है। सुपर बाजार में दैनिक उपभोग की समस्त वस्तुओं का क्या होता है? विक्रय होता है, और उस वस्तु को उचित मूल्य व बड़े पैमाने पर क्या होता है? विक्रय होता है। ठीक है, तो सुपर बाजार क्या है? जिसे विशेष मार्केट भी कहते हैं या विशेष बाजार कहते हैं। दैनिक उपभोग की वस्तुओं से समस्त प्रकार से संबंधित वस्तुओं का विक्रय होना ही क्या है? सुपर बाजार है। ठीक है, अब आगे देखते हैं भ्रमणशील दुकानें या फेरी वाला। जैसा कि नाम से स्पष्ट है, फेरी वाला क्या है? अर्थात घूम घूम कर वस्तुओं को बेचने वाले व्यवसायी को क्या कहते हैं? फेरी वाला कहते हैं। इन व्यापारी को एक निश्चित स्थान नहीं होता, ये मौसम और मांग के अनुसार क्या करते? समय समय पर एक स्थान से दूसरे स्थान जाकर क्या करते हैं? उस वस्तुओं को विक्रय करते हैं। सामान्यतः बर्तन, खिलौने, चूड़ी आदि प्रकार की जो वस्तुएं रहती है, छोटे मोटे आइटम व्यवसाय करते हैं। इसको किस प्रकार करते हैं? एक स्थान से दूसरे स्थान समय और मौसम के मांग के हिसाब से करते हैं। उसके बाद है ऑटोमेटिक वेंडिंग मशीन। ऑटोमेटिक वेंडिंग मशीन क्या है? प्रत्यक्ष विक्रय द्वारा विपणन में यह नवीनतम क्रांति है। ये इसे स्वचालित मशीन के प्रयोग द्वारा ग्राहक किसी भी समय वांछित वस्तु प्राप्त कर सकते। यह मशीन सिक्के, टोकन या प्लास्टिक कार्ड द्वारा संचालित होती है। ठीक है, अर्थात क्या? निश्चित मूल्य के सिक्के और टोकन और मशीन में डालने से क्या होता है? वो वांछित सामग्री मशीन से बाहर आ जाती है। कुछ विशिष्ट प्रमाणित वस्तुओं के लिए ही किया जाता है, जिसमें उसके आकार, वस्तुओं का वजन और मूल्य देखा जाता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे देखा जाए तो क्या क्या है? समाचार पत्र, पेय पदार्थ, चॉकलेट, प्लेटफॉर्म टिकट आदि, ये सब क्या है? ऑटोमेटिक वेंडिंग मशीन के उदाहरण है। ऑटोमेटिक वेंडिंग मशीन को यदि साधारणतः शब्दों में भी कहा जाए तो यह कह सकते हैं कि ये वह मशीन जो ग्राहकों द्वारा किसी भी समय जो वे वस्तु चाहते हैं वो वस्तु को वो प्राप्त कर सके। ठीक है, आगे है नगद लेन देन। नगद लेन देन का मतलब क्या होता है? जब प्राप्तकर्ता पैसे का भुगतान किसी वस्तु को प्राप्त करने के दौरान करता है। कहने का मतलब है तुरंत वस्तु को विक्रय कर रहा है और क्रेता तुरंत खरीद रहा है, उसी समय उस का अमाउंट जो भी है उसे पे कर रहे हैं, उसे क्या कहते हैं? नगद लेन देन। तो वह वस्तु आपस में, यदि खरीदार ऐसा नहीं करता तो वह वस्तु वापस बिक्रीकर्ता को दे दी जाती है। प्राप्तकर्ता वस्तु की कीमत का भुगतान नगद या चेक या मनी ऑर्डर के माध्यम से कर सकता है। जैसे कि शिपिंग कंपनी व खरीदार के मध्य होता है। ऐसा व्यापार किसके मध्य होता है? शिपिंग कंपनी व खरीदार के मध्य होता है। इसमें क्या होता है? जो बिक्री करता तथा खरीदार को धोखे से बचाता है। सीओडी खरीदकर ये क्या अनुमति देता है कि वह उस वस्तु की कीमत का भुगतान बाद में हो, ना कि शुरू में। ठीक है, बिक्री करता वस्तु की कीमत का भुगतान शिपिंग कंपनी को करता है, जो बाद में बिक्रीकर्ता को पहुंच जाता है। बिक्रीकर्ता क्या है? वस्तु की कीमत का भुगतान किसको करता है? शिपिंग कंपनी को। और वो शिपिंग कंपनी किसको देता है? बिक्रीकर्ता। तो जिससे वो शिपिंग कहने का मतलब वो जहाज में अपना माल जिसमें भेजा रहता है, वो एक हिसाब से कहे तो कैश मेमो कह सकते हैं। ठीक है, अब इसके आगे है क्या है? फ्री ऑन बोर्ड, FOB इसका शॉर्ट नेम है। फ्री ऑन बोर्ड का आशय क्या है? जोखिम को वहन करने से है। किसी भी खरीदार और ग्राहक के द्वारा जब सामान का विनिमय के दौरान खराब हो जाने या नष्ट हो जाने पर वहन किया जाता है तो उसे क्या कहते हैं? फ्री ऑन बोर्ड का मतलब होता है जब तक वस्तुओं को खरीदार तक ना पहुंच जाए। जोखिम का वहन बिक्रीकर्ता के द्वारा किया जाता है। कोई भी वस्तु यदि वो क्रेता खरीदा हुआ है
वहां तक पहुंचना क्या होता है, अति आवश्यक होता है। इसलिए उसे क्या कहते हैं, फ्री ऑन बोर्ड। यदि वो बिक्रीकर्ता की समस्या रहती है, वो जोखिम उसका रहता है जब तक वो क्रेता के पास वो उस वस्तु को पहुंचा ना दिया जाए। ठीक है, वो उसकी जिम्मेदारी रहती है, किसकी, विक्रेता की। कैसे काम करता है एफओबी देखते हैं। उदाहरण के लिए एस्मे कपड़े निर्माता कंपनी जींस बनाने का कार्य करती है। पुराने नौसेना के साथ मिलकर अगर एस्मे 1 लाख के जींस पुराने नौसेना को फ्री ऑन बोर्ड शिपिंग बिंदु के नाम से भेजता है, तो जोखिम का वहन पुराने नौसेना को करना पड़ेगा तथा उसे सामान का बीमा करवाना होगा। जबकि इसके विपरीत फ्री ऑन बोर्ड गंतव्य शब्द द्वारा जींस को भेजा जाता है, तो उसके जोखिम का वहन एसके कंपनी के द्वारा किया जाता है। ठीक है, कहने का मतलब ये है, इसमें क्या है, फ्री ऑन बोर्ड के द्वारा जो भी जिस स्थान पर भेजा जाता है, जो बिक्रीकर्ता भेज रहा है उसकी जवाबदारी होती है, न कि उस शिपिंग के द्वारा जा रही है उस व्यक्ति की जिम्मेदारी होती है। CIF लागत, बीमा और माल, कॉस्ट, इंश्योरेंस एंड फ्राइट। ठीक है, लागत, बीमा व भाड़ा क्या है, एक व्यापारिक शब्द है जिसे क्या है, समुद्री रास्ते के द्वारा कहाँ तक, बंदरगाह तक तथा वहां से उसके गंतव्य स्थान तक पहुंचाने का कार्य होता है। यह सामान क्या है, वाहक के द्वारा छुड़ाने हेतु संबंधित दस्तावेज से संबंधित होता है, जो खरीदार से संबंधित होता है। कहने का मतलब ये है कि कोई भी वस्तु विक्रेता के द्वारा क्रेता के पास भेजा जा रहा है, तो उसका लागत कितना है, उसमें बीमा कराना, उस सामान में जो भी माल जा रहे हैं उससे संबंधित सभी प्रकार के व्यय, भुगतान, जोखिम वहन करने की जितनी भी स्थिति है वो कौन करता है, बिक्रीकर्ता से खरीदार को निर्गमित हो जाता है, जिसके द्वारा बीमा एवं भाड़ा का खर्चा वहन किया जाता है। ठीक है, अब इसके लास्ट पॉइंट है भूल चूक लेनी देनी, एरर्स एंड ओमिशंस एक्सपेक्टेड। यह एक प्रकार का क्या है, मुहावरा है जिसका प्रयोग विधिक उत्तरदायित्व को कम करने हेतु जो संभवतः किसी अपूर्ण या गलत जानकारी को देने से संबंधित होता है, जो किसी दस्तावेज से संबंधित हो सकता है, यह प्रमुखता लगातार तथा तेजी से बदलने वाली जानकारी से संबंधित होता है। कानूनी रूप से यह उन दस्तावेजों पर लागू होता है जो समय के अनुसार बदलते रहते, जिसकी जानकारी पर भरोसा नहीं किया जा सकता है। इसमें क्या सबसे ज्यादा उपभोग लेखांकन से संबंधित गतिविधियों में होता है, और वहां भी किया जाता है जहां बहुत सारी जानकारियां होती है वस्तु के बारे में, और वहां लिखा जाता है भेजने वाले के ज्ञान के अनुसार। कहने का मतलब ये है, भूल चूक लेनी देनी किसी भी लेखांकन से संबंधित या फिर माल वाल भेज रहे हो, वहां पर अमाउंट से संबंधित कुछ भी गड़बड़ी हुआ, उसके लिए क्या लिख के बनाया जाता है, भूल चूक लेनी देनी का डेमो बनाया जाता है। और उसमें क्या लिखा जाता है, भेजने वाले ज्ञान के अनुसार यह जानकारी सही होती है, किंतु यदि किसी भी प्रकार की कोई त्रुटि हो गई तो इस बात के लिए उत्तरदायी कौन नहीं होगा, भेजने वाला इस बात के लिए उत्तरदायी नहीं होता है। ठीक है, यहाँ तक अब क्या है, आपका सिलेबस कंप्लीट हो गया है, किसका, व्यवसाय प्रबंध का। ठीक है, अब इसके आगे जो क्या है आपका अंतरराष्ट्रीय व्यापार, ये वाला आगे सिलेबस में नहीं है। ठीक है, आपका कोर्स कंप्लीट हो गया यहाँ तक। ठीक।